हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने बात की है अधिनायक तंत्र के बारे में या तानाशाही के बारे में। हमने डिस्कस किया कि अधिनायक तंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें राज सत्ता केवल एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती है और वह व्यक्ति ही सत्ताधारी होता है और उसके आदेश ही कानून होते हैं और उसकी समस्त आज्ञाओं का पालन करना उस राज्य के नागरिकों का परम कर्तव्य रहता है। हमने इस बात को भी पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि अधिनायक तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो कि लोकतंत्र विरोधी है, हिंसा और शक्ति में विश्वास रखती है, जो कि राज्य को बहुत अधिक महत्व देती है और जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी कोई मायने नहीं रखती। ये सर्वाधिकारवादी व्यवस्था को बढ़ावा देती है। आधुनिक युग में अधिनायक तंत्र या तानाशाही या डिक्टेटरशिप कई तरीके से हम देखते हैं कि प्रचलित है। जैसे दलीय तानाशाही के रूप में हम देख सकते हैं कि एक दल की तानाशाही, जैसे कुछ समय पूर्व तक सोवियत संघ या वर्तमान का चाइना या पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में ये व्यवस्था प्रचलित रही है। पहले का यूएसएसआर, 90s से पहले का यूएसएसआर, सोवियत संघ ऐसे ही दलीय तानाशाही का एक प्रमुख केंद्र रहा है, जहाँ पर कि केवल एक दल की तानाशाही चली और वो था साम्यवादी दल। और इसी तरह जो आज के समय में चाइना में है, एक दलीय तानाशाही का ही एक रूप हमें देखने को मिलता है। इसी तरह दूसरी जो तानाशाही व्यवस्था है वो हमारे सामने आती है सैनिक तानाशाही के रूप में। सैनिक तानाशाही मीन्स मिलिट्री रूल कि किसी कंट्री के अंदर कि कोई ऐसा पर्सन, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि वहाँ की आर्मी का चीफ हो, आर्मी का मुखिया हो और उसने समस्त सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया हो। इस तरीके के उदाहरण हमें पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, बर्मा आदि देशों में देखने को मिलते रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, विभाजन हुआ जब भारत को आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के साथ 1947 में दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। दोनों देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई, लेकिन पाकिस्तान में उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ज़्यादा दिन चल नहीं पाई और वहाँ पर बार बार किसी न किसी सेना के प्रमुख ने वहाँ की चुनी हुई सरकार को हटाकर अपने आप सत्ता पर कब्जा किया और सैनिक तानाशाही की स्थापना वहाँ पर हुई। इसी तरह बांग्लादेश, बर्मा आदि देशों में भी इसी प्रकार के सैनिक तानाशाही के उदाहरण देखने को मिलते रहे हैं। हालांकि वर्तमान में इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कायम हैं। तीसरे तरीके की तानाशाही यानी कि फासिस्ट तानाशाही। फासिस्ट तानाशाही कुछ इस तरीके की तानाशाही जैसे कि स्पेन, पुर्तगाल आदि देशों में कायम रही है। या हम कहें जर्मनी, इटली, जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी, एक दो ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने कि अपने आदेशों के द्वारा अपने अधिकारों को, अपने देश के नागरिक के अधिकारों का हनन किया और अपने आदेशों को पूरे देश की जनता पर थोपने का प्रयत्न किया और फासिस्टवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया और जो चीज़ें आगे चलकर इतिहास में वर्ल्ड वॉर को बढ़ाने में सहायक साबित हुई। तो ये चीज़ें अधिनायकवाद के रूप में हम ये कह सकते हैं कि आज के वर्तमान विश्व के कुछ ऐसे देश आज भी हैं जो कि इस तानाशाही व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं और ये आज भी कायम है। तो हर व्यवस्था की, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि हर व्यवस्था की अपनी कुछ अच्छाइयाँ व बुराइयाँ होती हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अधिनायकवाद के या तानाशाही की अच्छाइयों के बारे में और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अधिनायकवाद के, डिक्टेटरशिप के दोष। इसका पहला जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि व्यक्ति की व्यक्तिगत आज़ादी महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे हम अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में महसूस कर सकते हैं
कि हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकारी नीतियों की, कार्यक्रमों की, सरकार के मंत्रियों की, और उनके खिलाफ जुलूस निकाल सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मांगों के समर्थन में हड़तालें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संभव देखने को मिलती हैं। अगर हम तानाशाही व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर आपकी जो ये व्यक्तिगत अधिकार है, आज़ादी है कि आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आपकी व्यक्तिगत आज़ादी, आप सरकार के खिलाफ ना तो बोल सकते हैं, ना ही अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आप सरकार के विरुद्ध, सरकार की आलोचना या उसके खिलाफ प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो ये इस व्यवस्था का सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है कि ये एक तरीके से मनुष्यों के अंदर, उस राज्य में रहने वाले लोगों के अंदर मानसिक दास्ता के रूप में जकड़ लेता है, और उससे व्यक्ति का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। दूसरा इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें हिंसा को और एक्सप्लॉयटेशन को, शोषण को बढ़ावा मिलता है। इट प्रमोट्स टू वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में ही समस्त सत्ता रहती है। समस्त आदेश का पालन करना उस देश के नागरिकों के लिए ज़रूरी होता है। वो उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते। इस वजह से होता क्या है कि वो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो भी वो अपने टारगेट फिक्स करते हैं, उनको फिक्स टारगेट को पूरा करने के लिए वो लोगों का शोषण भी करते हैं। और अगर वो बात नहीं मानते हैं देश के नागरिक, तो हिंसा का सहारा लेकर के अपनी बातों को मनवाने की कोशिश रहती है। तो इस वजह से अधिनायकवादी व्यवस्था में, तानाशाही व्यवस्था में हिंसा को और शोषण को बढ़ावा मिलता है। अगला जो ड्रॉबैक है इसमें वो है कि तानाशाही व्यवस्था में राज्य को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, मोर इम्पोर्टेंस गिवन टू द स्टेट, क्योंकि अधिनायकवाद में राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन समझा जाता है। साध्य और साधन ये समझना बहुत ज़रूरी है। और साधन जिसको अंग्रेजी में नाम दिया गया है मीन्स, और साध्य एम, पर्पस। तो अपने आप में राज्य क्या है, हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए उस राज्य में रहने वाले व्यक्ति क्या है, साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और ये जो तानाशाही व्यवस्था है वो इसलिए राज्य को एक टारगेट के रूप में देखती है, अपने देश के विकास को, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट को एक टारगेट के रूप में, एक एम के रूप में देखती है, और उस एम को फुलफ़िल करने के लिए उस राज्य में रहने वाले लोगों को, व्यक्तियों को एक साधन की तरह इस्तेमाल करती है, साधन की तरह माना जाता है। तो इस वजह से व्यक्ति के व्यक्तिगत आज़ादी, व्यक्तिगत इच्छाएं, आकांक्षाएं कोई महत्व नहीं रखती हैं। ये सिस्टम जो है वो इस विचारधारा पर जोर देता है कि राज्य का डेवलपमेंट होना चाहिए, उस कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए। उस राज्य का डेवलपमेंट अगर होगा तो उस राज्य में रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। हमने देखा कि तानाशाही व्यवस्था के बारे में और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में। तो क्या एक अधिनायकवादी व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था है? क्या ये लोकतंत्र का विकल्प हो सकती है? जैसा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि कुछ ना तो राष्ट्रीय एकता होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ना ही अनुशासन रह पाता है। हर व्यक्ति अपनी आज़ादी की आड़ में मनमानी करने लगता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम सहमति की बात की जाती है, लोगों की राय को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हर व्यक्ति अपनी राय देने लगता है। सरकारें आए दिन बदलती रहती हैं। सरकारों की अस्थिरता के कारण जो नीतियां हैं उनसे संबंधित अनिश्चितताएं बनी रहती हैं,
और लोकतंत्र में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जनता के धन का गलत इस्तेमाल होता है और प्रशासन में व्याप्त रहता है भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरीके से। और ऐसी स्थिति में कुछ लोग कहते हैं कि इससे अच्छा तो, इस लोकतंत्र से अच्छा तो डिक्टेटरशिप ही है, कम से कम वहाँ डिसिप्लिन तो बना रहता है, अनुशासन तो मेंटेन रहता है। तो इससे अच्छा तो ये है कि अपने देश में अधिनायकवाद ही स्थापित हो जाए, तानाशाही ही स्थापित हो जाए। तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि अधिनायकवाद जो है वो लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोकतंत्र का कभी भी विकल्प अधिनायक तंत्र हो ही नहीं सकता। मूल बात यह है कि जो व्यक्तिगत आज़ादी और जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहती है, और जो व्यक्तिगत आज़ादी की बात हम करते हैं, वो अधिनायकवाद में, तानाशाही व्यवस्था में हम पाते ही नहीं हैं। और हमें उस चीज़ का एहसास तब होता है कि जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और हमें संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी गई है, सरकारों की आलोचना करने का अधिकार दिया गया है, उनके खिलाफ जुलूस निकालने का, किसी भी तरीके की आलोचना करने का अधिकार हमारे पास है, अखबारों के माध्यम से, मीडिया चैनल्स के माध्यम से। लेकिन उन देशों में जहाँ पर कि आप कोई बात बोलना चाहते हैं और आपकी बात को दबा दिया जाता है, तो ऐसे में उस चीज़ की कमी महसूस होती है कि वो देश अच्छे हैं जहाँ पर कम से कम अपनी बात को कहने का मौका तो दिया जाता है। तो इसलिए अधिनायकवाद का, लोकतंत्र का विकल्प अधिनायकवाद कभी भी नहीं हो सकता है। अगर हम इसका बीच का एक ऐसा रास्ता निकालें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जो कि सामाजिक कल्याण और जन सहमति पर आधारित हो, और सबकी सहमति के साथ साथ जो उसकी अवगुण है लोकतांत्रिक व्यवस्था के, उनको सॉर्ट आउट किया जाए, उन कमियों को पूरा ख़त्म करके एक अच्छी व्यवस्था की तरफ अगर हम चलें, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही अपने आप में एक अच्छी व्यवस्था साबित हो सकती है और अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प हो ही नहीं सकता है। थैंक यू।